लेकिन असद उमर साहब के हवाले से दो तीन बातें मैं करके फिर उनका एक इंटरव्यू है अभी हाल ही में, उसके हवाले से भी कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। असद उमर साहब किसी से पीछे नहीं थे नाराज़नी में, ना किसी से पीछे थे इस किस्म के उकसाने में कि आप स्टेट के ऊपर चढ़ दौड़े। जो 2 दफ़ा चढ़ाई हुई 25 मई को और उसके बाद 26 नवंबर को, उन दोनों में ये सुर्खेल थे, सही बिल्कुल साथ थे। आज वो कह रहे हैं मुंह बना के कि मैं तो कभी इस स्ट्रेटजी के साथ था ही नहीं। उसके ऊपर बात करते हैं अभी जब इंटरव्यू की बात आएगी तो। सही। उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये चूंकि बहुत करीबी थे इसलिए इनको हमने आज फोकस किया है। बाकी लोगों का थोड़ा थोड़ा जिक्र कर लेते हैं हम। आप बताइए मुझे वो कितना शेख रशीद साहब, तो बिल्कुल वो जो एक पार्टी के एक रुकने पार्लियामेंट की पार्टी थी, वो कहाँ है? उनके आपने बयानात सुने हुए हैं? पहले वो मिले थे जनाब उनके साथ अपने मौलाना ताहिरुल कादरी साहब के साथ, और उन्होंने कहा था शहीद कर दो, जो आए उसको जला दो, उसको आग लगा दो। याद है ना आपको वो तकरीर लाहौर की जो थी उनकी? फिर उसके बाद ही वॉज मोर लॉयल देन द किंग। वो जिस किस्म की बातें करते थे, खून की नदियां बहता देख रहा हूं मैं, खून ही खून होगा, वो आज हैं कहाँ? मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, वेयर इज ही हाइडिंग? उनकी प्रेडिक्शंस काफी मशहूर थी ना कि वो देख लेते थे कि एक कभी आज तक पूरी नहीं हुई। प्रेडिक्शनें मशहूर जरूर होती थी उनकी, लेकिन पूरी कभी नहीं हुई। वो अपने आप को GHQ का नुमाइंदा कहते थे। GHQ ने जिस बुरी तरह से उसे डिसोन किया है, उसकी भी कोई और मिसाल नहीं मिलती। सही। चलिए आप आगे आ जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने तो 9 मई वाले दिन कहा था बाहर निकले, आ गया वो वक्त, जिसके नतीजे में 9 मई हुआ है जहां जहां भी हुआ है। इसी तरह से असद कैसर साहब, इनमें से एक सिर्फ करीब के लोगों में से ढंग का आदमी था जिसका नाम है परवेज खटक, जो ना सिर्फ इस किस्म की जो हुल्लड़बाजी की पॉलिसी थी उसका हिस्सा थे, ना उन्होंने कभी अपने अरकान को KPK में उकसाया, ना वो कहीं सर्विस पर आपको नजर आए, इसलिए कि वो सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनको पता था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। सही। ठीक है जी। बेपनाह नाम लिए जा सकते हैं, पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा उसी के ऊपर। वेयर इज फयाजुल हसन चौहान? वो तो खैर। फिर ये जो सारे लोग पाकिस्तान ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बैठे हैं, कौन है ये सारे कॉमरेड्स थे ना, जो सुबह से शाम तक ऐसी ऐसी नाराबाजी करते थे कि लगता था जाने कुर्बान कर देंगे अपनी। हर्फ भी आया, कोई रुख नहीं करता यार ज़मान पार्क का। सही है। क्या ये दर्दनाक कहानी नहीं है? अब आ जाइए जनाब इनके इंटरव्यू पर जिसका मैंने वादा किया था आपसे। क्या हुआ एकदम से असद उमर साहब को ऐसे इंकशाफात कर डाले? और देखें असद उमर साहब PTI को जो है वो एक जारी करना पड़ा पेपर कि ये असद उमर साहब ने जो बोला इंटरव्यू में उसके हवाले जी। मैं उनके खानदानी पसमंदर में तो जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अच्छा। उनके एक भाई जो है नून लीग में, जुबैर अहमद उनका नाम है, और असद उमर साहब जो हैं ये PTI में थे। PTI का जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़े स्टॉलवर्ड थे, लेकिन अब जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो एक तरह से मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब और उनकी पॉलिसीज को डिसोन कर रहे हैं। मतलब अपना दामन झाड़ रहे हैं वो उन जी। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, क्योंकि ये याद रखिए कि जो असद उमर हैं ये चूँकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी थे और इमरान खान साहब के करीब 3 लोगों में इनका शुमार होता था। लिहाजा वो बात जो उस वक्त कहते थे उस पर भी बड़ा लोग रिलाई करते थे, और अब जो वो बातें कर रहे हैं उस पर भी लोग सीरियसली सोच रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने एक तो ये कहा जी कि जो मज़ाकरात के 2 दौर हुए थे PDM की हुकूमत के साथ, उनमें PDM को हम यहाँ तक ले आए थे कि वो डेट देने के लिए तैयार थे असम्बलियाँ तोड़ने की। वो कहते हैं कि मैंने इमरान खान साहब को और तमाम जो निगोशिएटर मेरे साथ थे उनको कायल करने की कोशिश की कि डेट ले लें, अगर आपने डेट ना ली तो इलेक्शन ओझल हो जाएंगे नजरों से। और वही हुआ। लेकिन उसने इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि ये फैसला फिर किसने किया कि नहीं लेनी, कि नहीं हम ये वापस आ जाए यहाँ से। उन्होंने फिर इसकी वजाहत की कि कोई भी फैसला PTI में बड़ा फैसला वो इमरान खान साहब की मर्जी के खिलाफ या मर्जी के बगैर नहीं होता। अच्छा। तो उन्होंने सारा मलबा जो है इमरान खान साहब पर डाल दिया है कि उस मुज़ाकरात से वापस होने का फैसला खान साहब का था। सही। ठीक है जी। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि -1 फार्मूला की बात हो रही है बहुत ज़्यादा।
-1 फार्मूला उनका ख्याल ये है कि वो सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है खान साहब खुद माइनस हो जाए। अच्छा, वो कहें कि मैं बैकफुट पे जाता हूँ, वरना नहीं हो सकता, क्योंकि वरना वो कहते हैं -1 का मतलब है माइनस पीटीआई। यानी अगर किसी ने माइनस कर दी खान साहब को तो पीटीआई फारग हो जाएगी। व्हिच इज ट्रू। मेरे ख्याल में आप भी बिलीवर हैं हाँ, मेरे ख्याल से बिल्कुल वो ठीक कहते हैं। सही, ठीक हो गया जी। हाँ। उसके बाद वो कहते हैं कि जो एक मीटिंग हुई थी जिसमें बाजवा साहब भी मौजूद थे, जनरल बाजवा, इनके सूरत हाल बदतर होने से पहले की बात, जब ये हुकूमत ख़त्म हुई है, वो कहते हैं उसमें मैंने ये कहा था कि हम इज्तिमाई तौर पर अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने में नाकाम हो गए। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने ये बात पार्टी के टॉप इजलास में, एक अहम इजलास में बता दी थी कि हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके, लिहाजा हम नाकाम हो गए। दूसरी तरफ जनाब आ जाइए अब। अच्छा बुखारी साहब, ये जो इलेक्शन ना लड़ने वाली बात उन्होंने की है, अब वो कह रहे हैं कि मैं तो पहले डिसाइड कर चुका था। देखें, उन्होंने बहुत कंडीशनल बात की है। उन्होंने कहा है कि मैंने कई महीने पहले ये फैसला कर लिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा 2023 का। अच्छा, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अगर हालात ऐसे हो जाएं, अच्छा, या मैं समझूं कि ये जरूरी है इलेक्शन लड़ना, तो कोई ये हरफ आखिर भी नहीं है। अच्छा, लड़ भी सकते। लेकिन ये वो बात कह रहे हैं कि हालिया जो इस वक्त हालात हैं, इसके तहत मेरा कोई इरादा नहीं है 2023 के इलेक्शन लड़ने का। अच्छा, वो ये कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूँ कि अगर पीटीआई चाहती है कि मुल्क में इलेक्शंस हो, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को बशम खान साहब और पीटीआई को 2-2 कदम पीछे हटना होगा। यानी वो डिसोन कर रहे हैं इमरान खान की इस वक्त की पॉलिसी को कि अगर आप इसी पर कायम रहे तो आपको भी और पार्टी को भी नुकसान होगा। ये वो बड़े दबंग तरीके से कह रहे हैं। और एक और हम बात जो उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था कि वो शुरू से इख्तलाफ करते रहे हैं खान साहब के जो सियासत करने का तरीका था, यहाँ जो एक रिफ्ट थी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही नहीं बल्कि दीगर पार्टीज के साथ भी बैठने का वो जो एक था कि नहीं बैठेंगे, बात ही नहीं करेंगे। तो वो देखिए, मैंने फिर आपको कहा कि इस वक्त उसने अपना सारा मलबा जो है वो खान साहब पे डाल दिया, खुद कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अब आ जाए 9 मई पे। 9 मई के हवाले से वो कहते हैं कि जो भी स्ट्रेटजी, मुझे नहीं पता कि कोई स्ट्रेटजी थी, यानी वो बिल्कुल डिसोन कर रहे हैं कि 9 मई के बाद जो कुछ हुआ उसमें उनका कोई हिस्सा था या उनके इल्म में था। वो कहते हैं मेरे इल्म में भी नहीं है। लेकिन 9 मई के बाद जो हुआ और जो अब शवाहद सामने आ रहे हैं, वो लगता है कि वो एक कैलकुलेटेड एंड वेल प्लान्ड पॉलिसी का हिस्सा था। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि टारगेट्स तय थे कि अगर खान साहब को पकड़ा जाएगा तो कहाँ कहाँ जाके अटैक करना है। ये शवाहद सामने आ रहे हैं, ये कोर्ट के रिकॉर्ड पर भी बातें सामने आ रही हैं। देखिए, वो ये कहते हैं कि मैं तो टकराव की रविश से इत्तेफाक कभी करता ही नहीं था। अगेन ही इज डिसोनिंग हिज रोल एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एनीथिंग दैट हैज गॉन। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा तजाद है बुखारी साहब। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे हालात ऐसे बनते हुए नजर आ रहे थे, जिस तरह 9 मई का सानहा हुआ तो उस तरफ हालात जा रहे हैं। तो ये उन्होंने बिल्कुल कहा है। लेकिन आपने ये बात अब जो कह रहे हैं, अब भी तो पब्लिकली कह रहे हैं ना, उस वक्त क्यों नहीं कही? उस वक्त क्यों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर दी कि मैं खान साहब आपको वार्न कर रहा हूं, देखिए अगर आपने ये किया तो ये हो जाएगा। बहुत बहुत बड़ा हो जाता कद उनका, यकीनन। ठीक है। हाँ। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि मेरे बारे में और फौज के बारे में इब्हाम फैलाया जा रहा है। वो कहते हैं, अब ये बहुत यानी बारीक वारदात है, गौर से सुनिएगा इसको। वो कहते हैं फौज 4 जनरलों की नहीं होती। अच्छा, यानी वो ये कह रहे हैं कि बाजवा वगैरह की भी नहीं थी और अब जो है इनकी भी नहीं है। अच्छा, और वो कहते हैं वो 7 लाख सिपाहियों की भी नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं फौज तो कौम की होती है। जरा फॉर्मुलेशन देखें। इसी फौज को धमकियां देते रहे हैं ये खान साहब के साथ मिलके। आपने नहीं सुनी? सही। पूरी पीटीआई की लीडरशिप अंडरमाइन करती रही है फौज को, और इस तरह अंडरमाइन किया है जो पाकिस्तान के दुश्मनों ने नहीं किया कभी।